गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। जैसा कि हम ज्योग्राफी का पार्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर हम पढ़ रहे थे। पिछले टॉपिक में हमने देखा कि भारत की स्थिति और उसके आकार के बारे में, कि भारत की स्थिति क्या है, उसका आकार कैसा है, कौन से गोलार्ध में स्थित है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में हमने देखा, और थोड़ा बहुत कर्क रेखा के बारे में भी देखा। उसके बाद में हमने देखा उसका क्षेत्रफल, कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो कुल क्षेत्रफल कितना था। 7वां स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में भारत का है। उससे पहले 6 अन्य देश हैं, कनाडा हो, चाइना हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जो 6 देश हैं। उसके बाद में विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4 भौगोलिक क्षेत्रफल भारत में स्थित है। ये सारी चीज़ें हमने देखी, ग्लोब के माध्यम से भी समझने का प्रयास किया है। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है भारत तथा विश्व, कि विश्व के अन्य देशों के साथ भारत के किस प्रकार के संबंध रहे हैं, राजनीतिक हो या व्यापारिक हो। उसको समझने से पहले हम थोड़ा देखते हैं। हमने कल देखा ग्लोब के माध्यम से कि एशिया महाद्वीप में स्थित है भारत, और देखने में आया कि पूर्व से लेकर पश्चिम, इसके बीच में लगभग भारत स्थित है। पूर्व दिशा किधर है? इधर। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। मैंने एक चीज़ और बताई थी कि नक्शे का जो शीर्ष होता है वो उत्तर दिशा में माना जाता है कि वो उत्तर दिशा है, और जैसे एक दिशा का ज्ञात हमें हो जाता है तो हम अन्य जो 3 दिशाएं हैं उसको आसानी से पहचान सकते हैं। तो हमने देखा कि विश्व के मानचित्र में जब हम एशिया महाद्वीप में आते हैं तो जो भारत की स्थिति है वो कहाँ है? पूर्व और पश्चिम के मध्य। फिर उत्तर और दक्षिण से अगर हम देखें तो भारत का जो स्थान है या वो जगह है वो है दक्षिण दिशा में, यानी एशिया महाद्वीप के दक्षिण में भारत स्थित है। ज़्यादा जो भाग है वो किधर आ रहा है? दक्षिण दिशा में आ रहा है। फिर उसके बाद में दक्षिण दिशा में इसका भाग आ रहा है, हिंद महासागर आ गया, बंगाल की खाड़ी आ गई, अरब सागर आ गया। एक चीज और देखी थी कि जैसे ही भारत का नक्शा ऐसे नीचे आता है, यहाँ फैला हुआ है, फिर नीचे जैसे आता है तो संकरा होता जाता है, बिल्कुल सिकुड़ता जाता है। फिर इसके बाद में पानी आ गया, इधर पूरा पानी है। ये क्या है? हिंद महासागर। ये हिंद महासागर आ गया। हिंद महासागर है, इसके पड़ोस में ये श्रीलंका आ गया, ये बंगाल की खाड़ी आ गई, और ये इधर आ गया अरब सागर। पूरी स्थिति हमने देख ली कि एक तरफ अरब सागर है, हिंद महासागर है, बंगाल की खाड़ी है, और जैसे ही हम उत्तरी भाग में आ जाते हैं, यहाँ ऊपरी वाला जो स्पेस है ये एशिया का हिस्सा है। यहाँ पर चाइना, चीन, नेपाल, भूटान। इधर आप आ जाएं पश्चिम में तो इधर क्या है? पाकिस्तान, इधर अफगानिस्तान। तो ये भूमिका बनी हुई है भारत की कि इसके चारों तरफ क्या क्या स्थित है। उसके बाद में भारत के जो व्यापार हैं वो वायु परिवहन के द्वारा,
या जल परिवहन के द्वारा होता है। पहले जो देखा जाए उत्तरी भाग का, क्योंकि उत्तरी भाग में आप देखेंगे पूरा पहाड़ी पहाड़ है, पर्वत है, पूरे दर्रे बने हुए हैं, ये दर्रे बने हुए हैं। और पहले जो व्यक्ति आते थे व्यापार के लिए, तो वो क्या आते थे, भूभागों के द्वारा ही आते थे। ये भूभाग है, इधर जमीन के थ्रू आते थे, पहाड़ों से आते थे, तो इन भूभागों से ही पहले लोग आते थे। समुद्री रास्ते का इतना पता नहीं था। इधर हिंद महासागर आ गया, जो भारतीय जलमार्ग के व्यापार को इधर यूरोप से जोड़ता है, और इधर एशिया के कई ऐसे देश हैं जिनसे जलमार्ग के द्वारा हिंद महासागर इन्हें जोड़ता है। हिंद महासागर, इसका नाम हिंद महासागर क्यों पड़ा? क्योंकि हिंद महासागर के नाम पड़ने के पीछे लॉजिक ये था कि हिंद महासागर में किसी भी देश की सीमा, यानी कि हिंद महासागर ये हम देख रहे हैं, ये भारत की सीमा यहाँ आ रही है, देखिए, और ये हिंद महासागर है यहाँ पर। यानी कि हिंद महासागर में किसी भी देश की जो सीमा है भारत जैसी नहीं है। जैसी भारत की सीमा है वैसी सीमा किसी और देश की हिंद महासागर में नहीं है। इस महत्वपूर्ण स्थिति के लिए ही या इसके कारण ही एक महासागर का नाम हिंद के नाम पर दिया गया है। यानी कि हिंद महासागर का नाम किसके नाम पर गया है? हिंदुस्तान, हिंद के नाम पर। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार की सीमा हिंद महासागर में भारत की है, या जो महत्वपूर्ण स्थिति भारत की है, वैसी अन्य किसी देश की नहीं है। इसीलिए इस महासागर का नाम क्या रख दिया गया? हिंद महासागर। अब भारत का नक्शा बना हुआ है, ये नीचे का पोर्शन है, ठीक है, ज्यादा टाइम लगेगा नक्शा बनाने में, तो हम वैसे इसको समझ लेते हैं। इसमें, इस नक्शे में जो ये कौन सी दिशा हो गई? पश्चिम। ये कौन सी हो गई? पूरब। ये कौन सी हो गई? उत्तर। और ये हो गई दक्षिण। अगर हम गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की दूरी देखें, भाई इसका ये दूरी कितनी है, ये कन्याकुमारी से कश्मीर की दूरी कितनी है, ये हम देखें तो 2933 किलोमीटर। ये जो दूरी है वो कितनी है? 2933 किलोमीटर। यानी कि यहां गुजरात से स्टार्ट होकर कहां पर? अरुणाचल प्रदेश, जिसके बारे में हम पढ़ भी चुके हैं कि सूर्य की जो किरणें हैं वो सबसे पहले भारत में कहां पड़ती है? अरुणाचल प्रदेश में। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की जो गति है पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, इसीलिए सबसे पहले किसके ऊपर किरणें पड़ती है? सूर्य की। अरुणाचल प्रदेश के ऊपर। राजस्थान की बात करें तो धौलपुर में, और ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो जापान में। इसीलिए जापान को सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। तो ये जो सीमा है पूर्व से लेकर पश्चिम तक की, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक की, वो कितनी है? 2933 किलोमीटर। और ये जो है वो है 3214 किलोमीटर। यानी कि पूर्व से पश्चिम तो कितनी है? 2933, और उत्तर से दक्षिण 3214। यहाँ केरल, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक कितनी दूरी है? 3214 किलोमीटर। तो ये हमने दूरी के बारे में इसका अध्ययन कर लिया। फिर एक चीज और देखी हमने कि इसके बिल्कुल ठीक भारत को दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है? कर्क रेखा, जो भारत को बराबर कितने भागों में विभाजित कर रही है? दो भागों में। और ये कहां से गुजर रही है? देख लीजिए, भारत के बिल्कुल मध्य से गुजर रही है, गुजरात, उसके बाद में राजस्थान, मध्य प्रदेश,
ठीक है। उसके बाद में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ हो गया। छत्तीसगढ़ के बाद में झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और फिर मिजोरम। यानी कि 8 ऐसे राज्य हैं, भारत के 8 ऐसे राज्य हैं जहां से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। दोबारा से देख लीजिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये कितने हो गए? 8 राज्य हो गए जिनमें से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जो भारत को कितने भागों में डिवाइड कर रही है? 2 भागों में। फिर कर्क रेखा के नीचे वाला जो भाग आता है वो दक्षिण का पठार है। नीचे दक्षिण का पठार आ गया, प्रायद्वीपीय क्षेत्र आ गया, पर्वतीय क्षेत्र आ गया, ऊपर मध्य का विशाल मैदान आ गया। तो अलग अलग भारत भौगोलिक भागों में बांटा हुआ है। लेकिन जहां समझने की चीज ये है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, क्वेश्चन कर लें तो बताएंगे आप 8 राज्य, या हो सकता है कि 3 इनमें से पूछ ले और एक राज्य का नाम अलग कर दें, तो आप बताएंगे भाई ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो आप वो ऑप्शन देख लीजिए, आपको ये 8 याद रखना है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 ऐसे राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद में हमने देखा कि भारतीय जो भूभाग है, इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह बने हुए हैं, इधर लक्षद्वीप बने हुए हैं, क्योंकि इनकी सीमा भी भारत की स्थलीय सीमा में गिनी जाती है। यानी कि चाहे अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो या लक्षद्वीप हो, इनकी सीमा भी किसकी सीमा में गिनी जाती है? भारत की समुद्री सीमा में गिनी जाती है। काफी दर्शनीय स्थल है, यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ पर देखने को मिलेगा। और लक्षद्वीप के सबसे अच्छी जो जगह है वो है कवरत्ती। ठीक है, लक्षद्वीप में एक अच्छी जगह है कवरत्ती, काफी फेमस है, काफी अच्छा पर्यटक स्थल है। उसके बाद में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, बड़े घने जंगल हैं, ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं और अच्छा प्राकृतिक एक वातावरण यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इन सभी की सीमाएं भारत की समुद्री सीमा से मिलती है। यानी कहने का मतलब इनकी सीमा और जो भारत की समुद्री सीमा है वो एक है। टोटल की जाती है कि भाई भारत की समुद्री सीमा कितनी है और भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कितनी है। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में देख लिया। लक्षद्वीप में कवरत्ती है जो काफ़ी फेमस है। उसके बाद में व्यापार के लिए मैंने देखा कि व्यापार के लिए जो पहले भूमार्ग थे उनका उपयोग किया जाता था, भूमार्गों का। उसके बाद में समुद्री मार्ग खोज निकाले गए, वायु परिवहन के द्वारा भी व्यापार होने लग गया। मसाले हो, मलमल हो, भारत का मलमल बहुत प्रसिद्ध था, पहले बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। मसाले हो, मलमल हो या कपड़ा हो आदि का व्यापार भारत अपने जो अन्य देश थे उनके द्वारा करता था। हिंद महासागर से होकर आप यूरोप चले जाएं, हिंद महासागर से होकर आप एशिया के जो अन्य देश हैं उनसे आप टच कर सकते हैं, यहाँ तक आप जा सकते हैं। तो इस प्रकार का एक व्यापार भारत में होता था जो कि यूरोप तक भी, क्योंकि स्वेज नहर बन गई थी। इस स्वेज नहर के बनने के बाद में या खुलने के बाद में भारत में समुद्री व्यापार को ज़्यादा बढ़ावा मिला था। उसके बाद में दक्षिण की हम बात करें, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, दक्षिण की अगर हम बात करें तो यहाँ का जो लास्ट बिंदु है, दक्षिण का जो लास्ट बिंदु है, दक्षिणी बिंदु, जिसे हम दक्षिणी बिंदु कहते हैं, जिसका नाम था इंदिरा बिंदु। इंदिरा बिंदु यानी कि दक्षिण का छोर, जो लास्ट दक्षिणी बिंदु है भारत की सीमा का, वो कौन सा है? इंदिरा बिंदु। लेकिन 2004-05 में जो भयंकर सुनामी आई थी उसमें ये जो पूरा एरिया था वो पूरी तरह से जलमग्न हो गया था, पूरा डूब गया था। इंदिरा बिंदु पूरा डूब गया था। याद रखने की चीज है कि भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? इंदिरा बिंदु। ठीक है, जो जलमग्न कब हुआ? जब 2004-05 में सुनामी आई थी। अब भारत की हम बात कर रहे हैं। भारत, ये भारत का नक्शा हल्का सा आपको समझने के हिसाब से बनाया हुआ है कि आप इसको आराम से समझ लीजिए।
अब हम देख रहे हैं, व्यापार देख लिया, व्यापार कैसे होता था। अब पड़ोसी देश, यानी भारत के पड़ोसी देश, कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। 4 दिशा आपको पता है। भारत का ऊपरी शीर्ष कौन सी दिशा का है? उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूरब और इधर पश्चिम। ये लो, अगर हम देखें तो उत्तर और पूर्व, ये देखो दिशा हो गई उत्तर और पूर्व। तो इधर कौन कौन से देश हैं आपने पढ़ा होगा, आपकी जो लेसन चैप्टर है उसमें भारत का नक्शा बना हुआ है और उस नक्शे में सारी चीज़ें बताई हुई है, सारी चीज़ें बताई हुई है कि किस कौन सी दिशा में कौन सा देश स्थित है। जैसे इधर चीन आ गया, तिब्बत, नेपाल, भूटान, ठीक है। यानी कि पूर्व और उत्तर में अगर हम बात करें, दोनों दिशाओं के बीच की हम बात करें, तो ये देश यहां पर स्थित है। इधर आ जाओ आप, उत्तर पश्चिम में लगभग पश्चिम का एरिया तो पूरा पाकिस्तान के टच है, और इधर ऊपर क्या है? अफगानिस्तान। यानी कि उत्तर पश्चिम में कौन सा है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। फिर यहाँ पर ये अरब सागर आ गया, इधर बंगाल की खाड़ी आ गई। नीचे देखिए आप, जैसे भारत की सीमा खत्म होती है, एक छोटा सा द्वीप बना हुआ है पानियों के बीच में, पानी के बीच में, जिसको क्या नाम दिया गया है? श्रीलंका। और एक छोटा सा द्वीप और है इसके पास में, मालदीव। यानी इस दिशा में कौन कौन से हैं? श्रीलंका और मालदीव। और एग्जैक्ट अगर हम पूर्व की बात करें तो यहां पर क्या है? बांग्लादेश और म्यांमार। पहला नाम क्या था? बर्मा। म्यांमार का पहला नाम क्या था? बर्मा। अब क्या हो गया है? म्यांमार। यानी कि इधर एग्जैक्ट पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार, एग्जैक्ट दक्षिण में जो एक द्वीप के रूप में है श्रीलंका और मालदीव, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उत्तर पूर्व में या पूर्व उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान। ये देश इसके क्या है? पड़ोसी देश हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें, यानी एरिया के अकॉर्डिंग हम देखें, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? राजस्थान। और सबसे छोटा गोवा। वर्तमान में भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? मैं बता देता हूं। अभी कुछ परिवर्तन हुआ था, कुछ समय पहले आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर में भी आया था कि जम्मू कश्मीर जो पहले राज्य का दर्जा रखता था, उसको अब क्या कर दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो अब वर्तमान में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। पहले 29 राज्य थे, ठीक है, 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन 2 केंद्र शासित प्रदेश बढ़ गए, जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख, और एक राज्य कम हो गया जम्मू कश्मीर। उसके बाद में कितने राज्य रह गए? 28। जो 29वां राज्य बना था वो कौन सा बना था? तेलंगाना। कहां से अलग हुआ था? आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य कौन सा बना था? 29वां तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना बना, 29 राज्य हो गए, लेकिन जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा खत्म करके कितने राज्य के? 28। इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जम्मू कश्मीर को। तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख, पहले 7 थे तो अब कितने हो गए? 9। यानी 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। एक और चीज, ये भारत जहां खत्म हो रहा है दक्षिण में, इस दक्षिण में और श्रीलंका के बीच में, दक्षिण में और श्रीलंका के बीच में एक जगह है जिसे पाक जल संधि के नाम से भी जाना जाता है। पाक जल संधि, ठीक है। यानी कि भारत और श्रीलंका के बीच में जो मन्नार की खाड़ी है, जो भारत और श्रीलंका को अलग कर रही है, ये कौन सी संधि है? पाक जल संधि। और यहां पर भी कौन सी खाड़ी स्थित है? मन्नार की खाड़ी, ठीक है, यह मन्नार की खाड़ी है। तो ये
हमने देख लिया इसके बारे में कि भारत के आकार, स्थिति, उसके पड़ोसी देश, उसका व्यापार, भारत और विश्व कि विश्व में कैसे इसका व्यापार होता था। पहले भूभागों से आते थे। भूभाग किधर थे? इधर उत्तरी दिशा में, उत्तर और पूर्व दिशा में, या फिर उत्तर और पश्चिम दिशा में, पाकिस्तान अफगानी साइड में। क्यों? क्योंकि पूरा पर्वतीय या जमीनी इलाका था ये तो इधर पानी आ गया, इधर भी पानी आ गया, इधर भी पानी आ गया। और जैसे जैसे समुद्री रास्तों का पता लगने लग गया तो समुद्र के थ्रू भी व्यापार होने लग गया। और अब वायु मार्ग के द्वारा भी भारत का अन्य देशों से क्या होता है? व्यापार होता है। इसी के साथ आपका जो ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर है वो क्या हो गया है? समाप्त हो चुका है।